लाइट को समाप्त करने के बाद में मतलब प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन को हमने समाप्त किया लगभग 13 वीडियो में, और नए चैप्टर शुरू किए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। और इसमें देखिएगा ये एपिसोड नंबर आज 2 है, मतलब ये दूसरा वीडियो है। और आज काफ़ी आपको एनसीईआरटी के लैंग्वेज मिलेगा। जो चीज़ें हम लिखवाएंगे उसको अच्छी तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है, छोटी छोटी जो शब्द है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से सवाल प्रत्येक शिफ्ट में आपको पूछे जाएंगे। और नहीं तो विश्वास है जो आज लिखवाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, अगर आपके पास में पीडीएफ होगा, जितने एग्ज़ाम हुए हैं या एलपी का, तो उसमें आप मिला के देखिएगा। और देखिए जो हम आपको इसका पहला वीडियो मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार का जो बताए थे, इसमें देखिए हम प्रकाश का जो आपका अपवर्तन की जो घटनाएं होती है प्रिज्म से हम आपको जो बताए थे, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा, ये आपको फिगर हम ड्रा करके बताए थे। इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, उसके बाद में आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण, ये सब सारे चीज़ें इस फिगर में हम आपको बताए थे। और हम इसलिए बताए थे क्योंकि यहाँ से सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी में 2022 में डायरेक्ट फिगर दे करके आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें विचलन कौन कौन बन रहा, निर्गत कौन कौन बन रहा। इस तरह से सवाल आपसे बने हैं। आप जब टेस्ट लगाए होंगे तो देखिएगा उसमें मिल जाएंगे। अब आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिएगा आज का जो क्लास है वो आपका इंद्रधनुष से शुरू होगा, और आज हो सकता है लंबा वीडियो चला जाए, लेकिन आपको पूरा हम आपको जो लैंग्वेज एनसीईआरटी के आज है वो समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा इंद्रधनुष देखेंगे। कौन सा इंद्रधनुष देखेंगे? इंद्रधनुष यानी इसी को कहते हैं इंग्लिश में रेनबो, रेनबो कहते हैं। देखिएगा ये जो है यहाँ से सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं इंद्रधनुष से यानी रेनबो से। तो ये फिगर तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे इसमें देखे होंगे, नए बच्चे हैं, तो आप सबसे पहले एपिसोड नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 का क्लास का देखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगे। चाहे वो प्रकाश देखे या इस प्रकाश का मानव नेत्र का रंग बिरंगी संसार देखे, तो आप एपिसोड नंबर 1 से ही देखिएगा। अगर जिसको समझ में आता है तो ठीक है। फिर अब आइए इसमें अगर हम बात करें इंद्रधनुष का, तो सबसे पहले इंद्रधनुष के बारे में बहुत चीज़ें याद रखना। अगर हम इंद्रधनुष की बात करें तो क्या इंद्रधनुष कभी भी रात में बन सकता है? तो कहिएगा नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, सुनिएगा बातों से ध्यान को, उसके बाद में हम आपको लिखवाएंगे। अभी नोट आपको नहीं करनी है, हम नोट करने के लिए हम आपको टाइम देते हैं। अगर हम इंद्रधनुष की बात करें तो देखिएगा इंद्रधनुष जो है कभी भी रात में नहीं बनता है। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि इंद्रधनुष तभी बनेगा, यानी जब भी दिन में बनेगा। कभी बनेगा? दिन में। रात में इंद्रधनुष नहीं बनेगा। जैसे आकाश में देखते होंगे ना, जब बारिश का मौसम होगा, और ये बनने की स्थिति कब होती है? जब मान लीजिए कि दिन जो है वो उसमें बारिश हो रही है, उसमें धूप उगा हुआ है हल्का, तो उस समय में स्थिति होती है कि इंद्रधनुष बनने की संभावना होती है। उसके बाद में अगर आपसे पूछेगा कि क्या एग्जैक्ट पूरे 12 बजे दिन में इंद्रधनुष बनता है, तो कहिएगा नहीं। पूरे 12 बजे जब दिन बजेगा, जब देखिएगा, तो उस समय में आपका इंद्रधनुष कभी भी नहीं बनेगा। हाँ, 12 बजे के पहले बन सकता है दिन में, 12 बजे के बाद बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे कभी भी आपका इंद्रधनुष नहीं बनता। ये काफ़ी सवाल इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछता है कि किस समय इंद्रधनुष नहीं बनता है, 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले, 12 बजे दिन में एग्जैक्ट, तो 12 बजे दिन में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष की अलग घटनाएं हैं, अलग चीज़ें हैं, द्वितीय इंद्रधनुष की अलग चीज़ें हैं। तो आप आकाश में देखिएगा ना, तो उस 7 रंगों की पट्टी दिखाई देगा। जिस तरह से हम आपको कल बताए थे प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश गुजारे थे, तो 7 रंगों में विभक्त हुआ था। उसमें था ऊपर का रंग जो था लाल रंग, मतलब नीचे का बैगनी रंग था। हम आपको याद करने के तरीके भी बताए थे, बैजानी है पिनाला करके, नीचे से बैजानी है, ऊपर से बैजानी पिनाला लिखते चल जाइएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। जो हम आपको कल का क्लास बताए हैं एपिसोड नंबर 1 में, उसमें हम आपको बताए हैं। और कौन कौन सवाल पूछा वो भी हम आपको बताएं कि जो 7 रंगों में विभक्त होता है उसी को विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो इंग्लिश में उसमें परिक्षेपण लिखा था डिस्पर्सन करके, तो विक्षेपण और परिक्षेपण एक ही चीज़ है। तो अगर आपसे अब पूछेगा कि बताइए इंद्रधनुष के बारे में, तो इंद्रधनुष की आप मतलब कि अगर आपको कुछ भी यहाँ से सवाल पूछेगा लैंग्वेज करके, तो 3-4 लैंग्वेज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो कभी भी इंद्रधनुष रात में तो नहीं बनेगा ही, 12 बजे दिन में एग्जैक्ट नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो दिन में हल्का हल्का धूप और हल्का हल्का बारिश होगा, उसी समय में इंद्रधनुष का क्या होगा, निर्माण होंगे।
उसके साथ में फिगर भी देखेंगे कि इंद्रधनुष का फिगर कैसे क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष किसे कहते हैं, कैसा दिखाई देगा। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होते हैं उसका बाहर का रंग लाल होता है और नीचे का रंग यानी ऊपर का रंग लाल और नीचे का रंग क्या होता है, बैगनी होता। लेकिन द्वितीय इंद्रधनुष में ऊपर का रंग यानी बाहर का लाल बैगनी होगा, नीचे का रंग क्या होगा, लाल होंगे। तो ये भी सवाल आपसे पूछते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में कहाँ का रंग कैसे रहता है, ऊपर नीचे इस तरह से, बाहर अंदर करके। और प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं जो प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होते हैं और द्वितीय इंद्रधनुष कम चमकीला होते हैं। तो चमकीला से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लिखेंगे भी, कुछ चीज़ें हम इंद्रधनुष में बताए हैं। और इंद्रधनुष में जो घटनाएं होती हैं सारी चीज़ होती है, अपवर्तन की भी घटनाएं होती है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की भी घटनाएं होती है, इसमें सारी चीज़ होती है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि बताइए इंद्रधनुष बनने की जो एग्जैक्ट घटनाएं क्या, सिर्फ सिंगल पूछा जाए तो इसका होगा वर्ण विक्षेपण होंगे, क्या होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। तो ये सब सारी चीज़ हम आपको अब लिखवाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या है, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। अब इसी में आप क्या करिएगा कि इसी में आप इस तरह से डाइस दे के लिखिएगा, फिर नहीं होगा तो इस तरह से डाइस दे के लिखिएगा, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगा। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो इस तरह से इंद्रधनुष देख करके आप यहाँ से और यहाँ से लिखना चालू करिएगा। लिखिएगा इंद्रधनुष हमेशा दिन में बनता है। यहाँ पर अब लिखिएगा इंद्रधनुष हमेशा दिन में बनता है, इंद्रधनुष हमेशा दिन में बनता है। और यहाँ से लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा फिर इंद्रधनुष दिन में बनता है। लिखिएगा दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। फिर लिखिएगा जब इंद्रधनुष, लिखिएगा इंद्रधनुष जब बारिश, जब वर्षा और हल्की धूप हो, जब बारिश और हल्की धूप हो तो उस समय आकाश में इंद्रधनुष बनने की संभावना होती है। तो उस समय आकाश में इंद्रधनुष बनने की संभावना होती है। उस समय आकाश में इंद्रधनुष बनने की संभावना होती है। और उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो नोट में लिख लीजिएगा, कहीं भी इस तरह से करके नीचे नोट में लिखिएगा, जो हम आपको लिखवाना चाह रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता। जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो सूर्य जो रहेंगे उसके विपरीत दिशा में बनेगा। अगर सूर्य पश्चिम में है तो वो पूरब में इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूर्य अभी पूरब में, जैसे अगर 10 बजे 9 बजे 10 बजे की बात करें दिन में, तो कहाँ रखता, पूरब ईस्ट में रहेंगे। तो बताइए दिन में की अगर बात करेगा कि दिन में अगर 9-10 बजे पूरब में है तो उसका इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। और अगर पश्चिम में शाम के जैसे 3 बजे 12 बजे के बाद 2 बजे तो पश्चिम में चला जाता है। और उस समय में अगर पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष किधर बनेगा तो पूरब में, मतलब जिधर सूर्य रहेगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना। लिखिएगा, यहाँ पर नोट दे करके लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में। तो इसमें हम आपको 3-4 चीज़ें लिखवाएं। यहाँ से आपको कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जो कि हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाए हैं कि इंद्रधनुष कभी भी रात में भी नहीं बनेगा, कभी भी दिन में एग्जैक्ट 12 बजे नहीं बनेगा। इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो आपके सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। उसके बाद में इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने की संभावना कब होती है, तो जब हल्का बारिश है, उसके बाद में हल्का हल्का धूप है, उस समय में आपको इंद्रधनुष बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट ध्यान में रखना। अब आइए हम आपको जो बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर वर्षा की जो बूंद होते हैं, वो वर्षा की बूंद आप देखे होंगे। तो वर्षा की जो बूंद होते हैं ये किसका काम करता है, तो ये प्रिज्म के जैसा काम करता है। कैसा, प्रिज्म जैसा काम करता है। जो आप कल प्रिज्म देखे थे ना, त्रिभुजाकार, प्रिज्म जैसा काम करता है।
प्रिज्म जैसा काम करता है। कौन सा? वर्षा की जो बूंद ऊपर में आकाश में दिखाई देंगे हल्का हल्का, तो उसमें क्या है ना कि वो प्रिज्म जैसा काम करता है। अब देखिएगा इसमें जो अगर एक चीज़ पूछा जाए कि अगर हम जैसे मान लेते हैं कि एक वर्षा का बूंद लेते हैं, गोलाकार वर्षा की बूंद लेते हैं, ठीक है, गोलाकार वर्षा की बूंद, तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर वर्षा की बूंद गोलाकार लिए तो अगर यहाँ पर हम श्वेत प्रकाश, अब इंद्रधनुष कैसे बनता देखिएगा, अगर यहाँ पर हम श्वेत प्रकाश गुजारें, श्वेत प्रकाश, कौन सा? श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश गुजारने के बाद में क्या है कि इसमें जो घटना हो गया, कल प्रिज्म से जब गुजारे थे, तो ये जो वर्षा की बूंद है, ये जो वर्षा की बूंद है, ये वर्षा की बूंद कैसा काम करेगा? तो प्रिज्म जैसा काम करेगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर आने वाली श्वेत की प्रकाश यानी आपतित किरण, जो भी सूर्य का प्रकाश होंगे, तो ये जो वर्षा की बूंद होंगे उसमें यहाँ से अपवर्तन की घटना कर देंगे। किसकी घटना कर देगी? यहाँ से अपवर्तन की घटना हो जाएगी। तो बताइए सबसे पहले अगर मेन कारण यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो मेन कारण यही रखना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इसी को कह सकते हैं परिक्षेपण करके। कल जो था हमने आपको बताए थे, पूछा परिक्षेपण करके। तो अगर मेन घटना पूछेगा कि इंद्रधनुष के बनना तो यही होंगे, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार की 2-3 घटनाएं होती है। तो पहला जो घटनाएं होगी वो बताइए, अगर प्रकाश हम यहाँ से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश, तो पहला जो घटना होगी क्या होगा? तो कहिएगा पहला जो घटना होगा वो अपवर्तन की घटना होगा। कौन सा? अपवर्तन की। होगा कि नहीं होगा? श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो यहाँ पर टकराने के बाद में वो अपवर्तन की घटना हो जाएगी। दूसरी बात जब होगा तो यहाँ पर दूसरी बात होगा वो वर्ण विक्षेपण होगा। कौन सा? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण अपवर्तन होने के बाद में 7 रंगों में विभक्त होती है, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद में इसका होगा वर्ण विक्षेपण। कौन सा? वर्ण विक्षेपण। इसके बाद में जो तीसरी घटना होता है ना, तीसरी घटना इसमें वो होता है, तीसरी घटना पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाता है इसके अंदर में ही। इसके अंदर में जो ही है, यहाँ से टकराने के बाद में इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर। ये जो घटना होती है यहाँ से टकराने के बाद में इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो ये बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में कौन कौन घटना हो रहा? तो एक तो अपवर्तन की घटना, वर्ण विक्षेपण है एक, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया। तो ये सब जो क्या है, ये सब जो है ये आपको इसमें वर्ण विक्षेपण में जब आपको इंद्रधनुष बनता है तो ये सब सारी घटनाएं होती है, लेकिन एक सिंगल घटना पूछा जाए तो यही आंसर होंगे, वर्ण विक्षेपण ही होंगे। उसके बाद में चौथा फिर आपको क्या होती है, यहाँ से निकलने के बाद में फिर ये बाहर चलाती है, इस तरह से बाहर चलाती है, इस तरह से बाहर पड़ जाती है। और ये बाहर पड़ने के बाद में जहाँ पर आकाश रहता है, यहाँ पर आकाश में जो दिखाई देता है यही आपको दिखाई देता है बादल पर। कहाँ पर? बादल पर आपको दिखाई देगा, या इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो कल हम आपको बताए थे ना पर्दा खींच के, स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम का काम करता है। किसका? स्पेक्ट्रम की काम करता है, स्पेक्ट्रम की काम करता है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम जैसा काम करता है, जैसा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं होने के बाद में क्या है, एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होते हैं इसी के कारण ऐसे इंद्रधनुष बनता है। सारी चीज़ हम आपको क्लियर किया। अपवर्तन होगा पहले, फिर आपको वर्ण विक्षेपण होगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होगा, फिर प्रकाश बाहर निकलेगी। तो ये प्रकाश जब बाहर निकलेगी तो इसी को कहते हैं कौन सा? अपवर्तन की घटना। कौन सा? अपवर्तन की घटना। तो ये सब सारे चीज़ें आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। मतलब लेकिन एक सिंगल कारण आपसे पूछा जाएगा तो यही होगा इंद्रधनुष बनने का। हमें लगता होगा कि इस फिगर को तो आप देखे होंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ इसमें घटना घटती है वो चीज़ें आपको पहले उतना नहीं समझ में आ रहा होगा जितना अब आपको आ रहा होगा, क्योंकि आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो आपको अच्छी चीज़ें क्लियर होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं देख रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं समझ में आओ, क्योंकि हम आपको कल जो बताए हैं प्रकाश का जो कांच का प्रिज्म हमको अपवर्तन जो बताए हैं वहाँ से काफ़ी यहाँ पर वो मेल करता है। और हम आपको ये भी बताए थे कि प्रिज्म में जो पूछता है कितने त्रिभुज सतह होते हैं तो 2, कितने आयताकार होते हैं तो 3, एक सवाल पे पूछा, हम आपको बताए थे भी। तो ये चीज़ें हो गया। अब इस चीज़ों को आपको क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद में जैसे ही फिगर जैसे जैसे हम लिखे वैसे वैसे आपको लिखना है, इस तरह से बगल में भी लिखना है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर जो नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नोट में या कुछ भी देकर के लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनते हैं, या इंद्रधनुष 2 प्रकार के होता है, जो भी है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, या नोट में एक चीज़ और लिखवाएंगे, वहाँ पर लिखेगा तब लिखेगा इंद्रधनुष 2 प्रकार के होता है। पहले इस तरह से क्या करिए, जैसे जैसे हम लिखे वैसे वैसे लिखिए। बगल में आपको जगह होगा तो ये लिखिएगा, या राइट साइड में जगह होगा तो ये लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा, या इसके नीचे लिखिएगा जहाँ दिल करता। उसके बाद में नीचे नोट में लिखिएगा। अब वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद में इसको लिखिए। हम आपको आगे लिखवा रहे हैं, लिखिएगा नोट में दे करके। इसको लिखने के बाद में लिखिएगा नोट में। इंद्रधनुष में केवल एक कारण पूछे, नोट में लिखिएगा। इंद्रधनुष में केवल एक कारण पूछे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो एक कारण जवाब देना रहेगा, तो वही वर्ण विक्षेपण। तो वही चीज़ नोट में लिखवा रहा, लिखिएगा। इंद्रधनुष में केवल एक कारण पूछे,
इंद्रधनुष में केवल एक कारण पूछे तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। अब आइए यहाँ तक लिखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे बढ़ें तो कहिएगा यस सर बढ़िए आगे। अब वीडियो को रोक करके देखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे टाइम देंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। हाँ, जब समझाएंगे तो उस समय आपको नहीं लिखनी है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब आपसे इंद्रधनुष में अगर पूछा जाएगा लंबा सवाल करके तो यहीं से पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष जो होते हैं वो इंद्रधनुष कितने प्रकार के होंगे। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ सभी सवाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब एक हो गया इधर कर दीजिएगा, एक इधर, जैसे बना रहे बस वैसे ही कॉपी में भी करना। यहाँ पर क्या है, एक जगह लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा? एक जगह प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा? प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरे जगह लिखेगा प्राथमिक इंद्र, दूसरे द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। ये दोनों को काफ़ी समझना है और आपको ऐसे करके लिखते जाना। इधर भी इसमें इधर भी लिखते जाना है, फिर नीचे इस तरह से करके, इस तरह से हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखवाएंगे प्राथमिक इंद्रधनुष में और द्वितीय इंद्रधनुष में। हम आपको पहले तो समझाए भी है, फिर से समझा देते हैं, सुनिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहेंगे, द्वितीय इंद्रधनुष किसे कहेंगे? तो देखिएगा, जब भी अगर मान लिया जाए कि इस तरह से अगर इंद्रधनुष बनता है, आकाश में इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, अगर ऐसे बन रहा ऐसे, तो अगर ऐसे बनता तो देखिएगा उसमें जब आपको 6 कलर यानी 7 कलर जब भी उसमें दिखाई देगा, इस तरह से अगर जब भी दिखाई देगा, इसमें 7 कलर अगर दिखाई देगा तो देखिएगा इसमें 2 कारण होंगे। एक तो अगर देखिएगा बाहर का ही रंग है, ये अगर ऐसे है तो ये बाहर का रंग है, तो बाहर का रंग अगर लाल है और ये अंदर का रंग है, ये कहाँ का? अंदर का रंग है। अगर बाहर का रंग लाल हो और अंदर का रंग बैगनी हो, क्या हो? बैगनी हो, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा? प्राथमिक। लेकिन ये चीज़ें उल्टा हो जाए, ये चीज़ें ऊपर में चला जाए, मतलब ऊपर में ये बैगनी रंग चला जाए और नीचे आपका लाल रंग चला जाए, इस तरह से रहे, तो ये जो आपको कहलाएंगे द्वितीय इंद्रधनुष कहलाएंगे। कौन सा? ये द्वितीय इंद्रधनुष कहलाएगा, ये द्वितीय कहलाएगा। तो ये दोनों काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि प्राथमिक कौन सा, द्वितीय कौन सा। ये है नीचे लाल का और ये कौन सा? बैगनी है। तो ये काफ़ी अंतर है। मतलब ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है, तो जब आप पढ़े होंगे, जैसे ही प्रकाश का प्रिज्म हम ऐसे कल आपको बताए थे ना कि इसे श्वेत प्रकाश तो इस 7 रंगों में विभक्त होगा, इस तरह से करके ऐसे करके, तो हम आपको इसको 7 रंगों में जो बताए थे, ये जो 7 रंगों में विभक्त बताए थे, इसको हम लिखाए थे नीचे से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल लिखवाए थे ना। तो ये जो आप जानते हैं, इस फ्रेम में जानते हैं, इस फ्रेम में आपको याद रखना है कि ऊपर का रंग जो लाल है और नीचे का रंग बैगनी है, ऊपर का रंग लाल, तो इसी को कहते हैं बाहर का रंग। कौन सा? बाहर का रंग। और नीचे का क्या है? ये अंदर का रंग है, ये अंदर का। तो ये जो आप प्रिज्म से पढ़े हैं यही है कौन सा? प्राथमिक है। कौन सा? प्राथमिक है। तो अब रिलेट कर सकते हैं कि जब हम पहले जो चीज़ें पढ़े हैं वो प्राथमिक है और बाद वाला जो चीज़ इसका उल्टा करेंगे वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक होगा। तो याद भी रहेगा क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में और द्वितीय इंद्रधनुष में दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों में काफ़ी क्या है? अंतर है। तो इसमें प्राथमिक में बाहर का रंग लाल होगा और अंदर का रंग कौन सा होगा? बैगनी होगा। द्वितीय में बैगनी का रंग, ऊपर में बैगनी का मतलब बाहर का रंग बैगनी होगा, अंदर का लाल होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा कथन सही है। आप पर मुझे दे देगा कि बाहर प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा कथन सही है, बाहर का रंग लाल होता है या अंदर का रंग बैगनी होता है। फिर दूसरा में लिखेगा कि बाहर का रंग बैगनी होता है, अंदर का रंग लाल होता है। इस तरह से करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो कहिएगा नहीं सर। अब इसमें सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा? बैगनी। सबसे कम विचलन किसका? लाल। सबसे तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा? लाल का। सबसे कम किसका? बैगनी का तरंगदैर्घ्य। प्रकीर्णन सबसे कम किसका? लाल का। प्रकीर्णन किसका ज़्यादा का? हम आपको ये सब सारी चीज़ कल हम आपको बता दें इसके बारे में। अब आइए देखिएगा, जो हम आपको चीज़ें यहाँ पर द्वितीयक इंद्रधनुष और प्राथमिक इंद्रधनुष में हम लिखवाने वाले हैं उस चीज़ों को समझना है। अब देखिएगा
और चीज़ें जो इसमें है कि याद रखना है, ये जो होते हैं, ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, ये प्राथमिक में एक पॉइंट तो हम आपको बता दिए इससे। दूसरा पॉइंट जो होता है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला। और उसके बाद में ई जो होता है सबसे कम चमकीला होता है, सबसे कम चमकीला। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला ज़्यादा होता है कि द्वितीय इंद्रधनुष। तो कहिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष ज़्यादा चमकीला होता है और द्वितीय इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। यह कहेगा प्राथमिक की तुलना में द्वितीय इंद्रधनुष जो होते हैं कम चमकीला होता है। किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है दोनों को तुलना करके या सेपरेटली करके कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होंगे वो सबसे ज़्यादा चमकीला होते हैं और द्वितीय के इंद्रधनुष जो होते हैं सबसे कम चमकीला होते हैं। इस काफ़ी चीज़ों को, इस लाइन को याद रखना है। तीसरी जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अपवर्तन की घटना होगी, प्राथमिक में अपवर्तन की घटना 2 बार होगी और इसमें पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की जो घटना होगी, पूर्व आंतरिक प्रवर्तन की, इसमें घटना कितने बार होगी? 1 बार होगी। कितने बार? 1 बार होगी। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का 1 बार। लेकिन जब द्वितीय में आइएगा तो इसमें 2 बार होगा अपवर्तन, इसमें अपवर्तन की घटना 2 बार होगा और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना कितना होगा? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की भी घटना होंगे, इसमें 2 बार होगा। इसमें दोनों 2-2 बार होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि 2 बार अपवर्तन की घटना और 2 बार पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन की घटना किस प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना किस में होती है? तो कहिएगा द्वितीय इंद्रधनुष में। तो ये चीज़ें, इतना पॉइंट आपको प्राथमिक में और द्वितीय में क्या करना, याद रखना। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और याद करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे 21 आता है, 22 आता है, तो पहले 21 उसके बाद में 22, तो ये हो गया प्राथमिक और ये हो गया द्वितीय। तब यहाँ से भी याद रख सकते हैं, प्राथमिक का मतलब हो गया कि पहला बार 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो इस चीज़ों से भी आपको माइंड में बैठाना है, जैसे भी करके, और बाकी चीज़ें लिखते लिखते आपको चीज़ें ध्यान में हो गया। अब आप क्या करिए कि इस तरह से लिखेगा, ऐसे करके और ऐसे करके लिखेगा, यहाँ पर ऐसे डैश दे करके, और हम चीज़ें आपको लिखवा रहे हैं, लिखिएगा। अब लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में और द्वितीय इंद्रधनुष में, ऐसे करके अब यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ये फिगर बनाना होगा तो कहीं कॉर्नर में बना लीजिएगा, या इस वाले को इस तरह से बनाइएगा साइड में कॉर्नर में, और इस वाला को इस साइड में बनाइएगा कॉर्नर को, अगर बनाना होगा तो। नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब समझाने के लिए किए। लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में, लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग लाल होते हैं, बाहर का रंग लाल होते हैं, और अंदर का रंग बैंगनी होता है, और अंदर का रंग बैंगनी होता है, और अंदर का रंग बैंगनी होता है। अब द्वितीय में लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर का रंग बैंगनी होता है, बाहर का रंग बैंगनी होता है, बाहर का रंग बैंगनी होता है, और अंदर का रंग लाल होता है, और अंदर का रंग लाल होता है। अब यहाँ पर लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, यह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। यह का मतलब जब इसमें लिख रहे हैं तो प्राथमिक है, यह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, यह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। इसमें लिखिएगा द्वितीय में, यह सबसे कम चमकीला होता है, यह सबसे कम चमकीला होता है, यह सबसे कम चमकीला होता है। अब तीसरा पॉइंट में लिखिएगा इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में लिखिएगा इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। अब इसमें लिखिएगा द्वितीयक में, इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आएंगे हम लोग प्रकाश के यानी वायुमंडलीय अपवर्तन आएंगे। कौन सा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन भी है जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से चीज़ें आपको सारे चीज़ें एनसीईआरटी के लैंग्वेज आएंगे। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। आप पीछे पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन, पढ़े हैं ना? प्रकाश का अपवर्तन, बस दोनों एक ही चीज़ है, बस अंतर थोड़ा सा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन में और प्रकाश के अपवर्तन में है दोनों एक ही चीज़, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन जो है, ये वायुमंडलीय के मतलब आकाश में जैसे चीज़ें दिखाई देती है, और ये प्रकाश का अपवर्तन आप नीचे कर सकते हैं, मतलब पृथ्वी पर आप कर सकते हैं, जिसको प्रयोग करके, जैसे हम आपको बताए थे जो पिछले क्लास पढ़े होंगे, प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ाए होंगे कि अगर पेंसिल को आप पानी में डुबाते हैं तो टेढ़ी दिखाई देगा, अगर पानी में कहीं बार सिक्का रखा हुआ तो अपनी जगह से वास्तविक जगह से दूसरी जगह दिखाई देगा, या मछली है अपनी जगह वास्तविक जगह से दूसरी जगह दिखाई देगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम आपको बताए थे वो प्रकाश के अपवर्तन में बताए थे, लेकिन वही चीज़ आप वायुमंडलीय अपवर्तन में आज पढ़िएगा भी। तो वायुमंडलीय अपवर्तन में जो पढ़िएगा ये चीज़ें क्या होगी, वायुमंडल से घटनाएँ होंगी, वायुमंडल से घटनाएँ होंगी। तो है दोनों काफ़ी क्लोजली है, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर इसमें है। तो आज जो हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को तो हम आपको एग्जाम्पल लिखवा चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन की कितनी सारी घटनाएं कौन कौन सा होती है, तो लगभग हम आपको कम से कम 6-7 एग्जाम्पल हम आपको बताएं। लेकिन आज जो हम लोग केवल पढ़ेंगे वो वायुमंडलीय अपवर्तन से जो एग्जाम्पल है, रिलेटेड है, वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो यही हम बोलते हैं कि क्लास को लगातार, मतलब एपिसोड नंबर 1 इस तरह से करके देखिएगा तो चीज़ें क्लियर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम आपको बताएं कि वायुमंडलीय अपवर्तन या यहाँ पर इसी को प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो कहते हैं, सबसे पहले अगर हम बताएं आपको कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, ये कहाँ पर किस जगह कैसा दिखाई देगा, तो देखिएगा आकाश में, या देखिएगा कभी कभी आप धूप में निकालिएगा, ज़्यादा धूप रहेंगे तो मई जून की महीना में, तो देखिएगा कि झिलमिलाहट जैसा दिखाई देगा, झिलमिल 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 इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है वो। तो अगर कहीं भी झिलमिलाहट जैसा आप देख रहे हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। जैसे, या ये भी कह सकते हैं आप कि एक गर्म हवा है और एक ठंडी हवा। तो यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि गर्म हवा और ठंडी हवा में कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। जैसे अगर मान लेते कि हम अभी पृथ्वी पर हैं और ऊपर में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, मतलब कि आकाश की ओर जैसे जैसे पृथ्वी की ओर ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये क्या है कि आपको अलग अलग परत है। तो इसमें कभी गर्म हवा, कभी हवा गर्म रहेगी, इस तरह से मिलेंगी। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि कब सघन होगा, कब विरल होगा। तो गर्म जो हवा होती है वो आपको विरल होती है, और ठंडी जो हवा होती है वो सघन होती है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा होती है। अब ये सघन माध्यम और विरल माध्यम आपको पता चल रहा होगा, ये पीछे आप पढ़े हैं, हम एक कपड़ा से भी बताए थे, मोटी जो कपड़ा होता है वो सघन है, और जो आपकी पतली कपड़ा होता है जो झिलमिलाहट जैसा, वो आपको क्या है, विरल है। तो उसी तरह से हवा में भी जो है, गर्म हवा जो होती है वो आपको विरल होती है, और ठंडी हवा जो होती है वो आपकी सघन होती है। तो यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा गर्म हवा सघन होगा कि विरल होगा, ठंडी हवा विरल होगा कि सघन होगा। तो गर्म हवा वो होती है, विरल होती है, ठंडी हवा सघन होती है। और गर्म हवा जो होती है वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है, ये भी चीज़ों को ध्यान रखना। और ठंडी हवा कम ऊंचाई तक जाती है, क्योंकि ठंडी हवा में वजन जैसा होती है, पानी की बूंद भी होती है उसमें हल्का हल्का। गर्म हवा में ऐसा नहीं होता। तो इसमें अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि गर्म हवा ठंडी हवा में कौन ज़्यादा भारी है। ठंडी हवा भारी है, गर्म हवा क्या हल्की है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ठंडी हवा कम ऊंचाई तक जाती है। तो ये चीज़ें आपको, काफ़ी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो चीज़ हम आपको बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हम आपको बताए हैं कि गर्म हवा थोड़ा कम सघन होता है। जैसे ये भी आप बोल सकते हैं ना कि सर अभी जो आप बताएं कि गर्म हवा जो होंगे वो आपको विरल होंगे, ठंडी हवा क्या होंगे, सघन होंगे। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि गर्म हवा थोड़ी कम सघन होती है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? कहिएगा नहीं सर, गर्म हवा थोड़ी कम सघन होती है, मतलब कम सघन का मतलब क्या है, विरल जैसा। तो ये चीज़ें
किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, गर्म हवा ठंडी हवा। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको माइंड लगानी है। तुलना भी कर सकता है गर्म हवा ठंडा हवा से। तो गर्म हवा ज़्यादा ऊंचाई तक भी जाएगा, और उसके बाद में गर्म हवा जो होती है थोड़ी कम सघन, का मतलब विरल होती है। ठंडी हवा सघन माध्यम होती है, और ठंडी जो हवा होती है ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको होती है इसमें होगा ये अपवर्तनांक, जो गर्म हवा का अपवर्तनांक भी होगा। अपवर्तनांक कब आपसे पूछेगा, जैसे अपवर्तनांक का पढ़े हैं ना, तो कहिएगा यस सर अपवर्तनांक तो हम पढ़े हैं, इसी को म्यू से लिखते हैं। तो हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि म्यू जितना ज़्यादा होगा, म्यू जितना ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें सघन होगी, तो कहिएगा यस सर। म्यू जितना कम होगा तो कहिएगा विरल होगा। अब आप ही बताओ बाबू कि यहाँ पर सघन जो होगी कौन सा होगी, ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा होगी, और यहाँ पर कौन सा होगी, गर्म हवा होगी। तो अब आपसे कहीं से भी पूछेगा, ये जो ठंडी हवा होती है वो ज़्यादा कम ऊंचाई तक जाएगा, कम ऊंचाई तक जाएगा, और ये जो होती है क्या होती है, ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कितनी सारी चीज़ हम आपको बताए हैं। अपवर्तनांक से भी पूछेगा, अगर पूछेगा ठंडी हवा तो अपवर्तनांक ज़्यादा, सघन कम ऊंचाई, गर्म हवा का अपवर्तनांक कम, विरल ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ आपको काफ़ी क्लियर कट में याद रखना, और देखिएगा पीछे से क्लास का रिलेशन है कि नहीं है। अब यही सब आपको बड़ा बड़ा लैंग्वेज करके आपसे पूछे जाते हैं। अब लिखिएगा यहाँ पर जो आपको बताएंगे कि ये सब सारे चीज़ें जानने के बाद में कि सर वायुमंडलीय अपवर्तन है कौन सा, इसकी घटना है क्या। तो जैसे आप जानते होंगे तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना है, ये तारों का टिमटिमाना जो है, टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। उसके बाद में अगर पूछेगा कि मान लेते हैं कि सूर्योदय जो होता है, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम के मतलब पहले, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय। तो ये भी किसका होता है, ये भी जो घटना होती है वो किसका होती है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। जैसे आपसे कभी कभी आप देखे होंगे कि वहाँ पर कि 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद दिखाई देता है, इस तरह से करके। तो इसमें काफ़ी जो अंतर होता है वो 2 मिनट का ही अंतर होता है। ये चीज़ हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो घटना हो रही है, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय की जो भी घटना है वो किसका है, तो वो भी जो आपको है, वो आपको जो घटना है वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन है। लेकिन सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्योदय के मतलब सूर्य का उगना और सूर्यास्त के मतलब सूर्य का डूबना। तो अगर सूर्योदय की रक्ताव कहेगा कि सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता, तो ये अपवर्तन की घटना नहीं है, ये प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 2 मिनट पहले यानी डूबने के बाद में, जैसे सूर्यास्त हो गया और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता, सूर्योदय हुआ भी नहीं है, 2 मिनट पहले दिखाई देगा, तो ये जो घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। और ये दोनों में जो अंतर होती है सूर्योदय और सूर्यास्त की, वो 2 मिनट का ही होता है। ये भी सवाल पूछा। तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन और प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन का जो एग्जाम्पल है सूर्योदय से काफ़ी क्लियर कट में याद रखिएगा। फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन की जो घटना है और प्रकाश की प्रकीर्णन की है, तो प्रकीर्णन में रंग से है। जैसे सूर्योदय उगा लाल दिखाई, सूर्योदय डूब रहा है लाल दिखाई, तो ये चीज़ें प्रकाश की प्रकीर्णन है। लेकिन अगर पूछेगा कि बताइए सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा, 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा सूर्यास्त तक, तो ये चीज़ें वायुमंडलीय अपवर्तन है। और ये दोनों में अंतर सूर्यास्त और सूर्योदय में 2 मिनट का ही होता। ये चीज़ें आगे भी आएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ हम आपको बताए हैं। अब इस चीज़ों को क्या करिए, इसे देख करके यहाँ पर लिखना है जो चीज़ें हम इतना सारे बोले हैं। लिखिएगा, लिखिएगा आग या भट्टी, यहाँ पर लिखिएगा इस तरह से घेर करके। अभी ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये चीज़ें हम सारे लिखवाएंगे। पहले इसको वायुमंडलीय अपवर्तन ऐसे देख करके डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा, लिखिएगा आग या भट्टी के झिलमिलाहट। आग या भट्टी, आग आग जैसे है मतलब वहाँ पर झिलमिलाते देखिएगा ना, या भट्टी कहीं पर जल रहा तो वहाँ पर भी झिलमिलाहट रहेगा, तो वो चीज़ें वायुमंडलीय अपवर्तन। लिखिएगा आग या भट्टी में झिलमिलाहट, आग या भट्टी में झिलमिलाहट देखे होंगे, आग या भट्टी में झिलमिलाहट देखे होंगे, वही वायुमंडलीय अपवर्तन है, वही वायुमंडलीय अपवर्तन है, वही वायुमंडलीय अपवर्तन है,
वही वायुमंडलीय अपवर्तन है। अब लिखिएगा यहाँ पर ऐसे देखा, उधर तो लाइन नहीं होगा तो नीचे भी एरो दे करके इसके नीचे लिख सकते हैं। ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ये चीज़ें हम लिखवा रहे हैं। ये चीज़ें लिखने के बाद में इसके नीचे ऐसे एरो दे करके लिखिएगा यहाँ पर जो हम आपको लिखवाना चाह रहे हैं। ENCERT का डाटा है, जो चीज़ें हम बोले हैं लिखिएगा। गर्म हवा, इसको लिखने के बाद में यहाँ से लिखिएगा, गर्म हवा थोड़ा कम सघन होता है। गर्म हवा थोड़ा कम सघन होता है ठंडी हवा से। ठंडी हवा से, तो अभी दोनों में तुलना हुआ कि नहीं है। गर्म हवा थोड़ी कम सघन होती है। कम सघन के मतलब ये क्या होती है, विरल माध्यम होती है। किससे? ठंडी हवा से। तो ये यहाँ पर लैंग्वेज लिखने के तरीके NCERT का अलग है, बस यही है। तो यहाँ पर NCERT का लैंग्वेज यही में लिखा हुआ लिखिएगा जो हम आपको लिखवाए। गर्म हवा थोड़ी कम सघन होती है ठंडी हवा से। तो गर्म हवा, अब लिखिएगा ठंडी हवा से के बाद में लिखिएगा, तो गर्म हवा का अपवर्तनांक भी, तो गर्म हवा का अपवर्तनांक भी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। ये हो गया। अब नीचे भी स्टार देके आप लिख सकते हैं कि गर्म हवा जो होगा ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। और नीचे लिखेगा ठंडी हवा, ठंडी हवा कम ऊंचाई तक जाता है, कम ऊंचाई तक जाता है, कम ऊंचाई तक जाता है। अगर वजन पूछेगा तो इसमें वजन ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होगा ठंडी हवा में, और इसमें वजन कम होगा, वजन कम होगा। मतलब वजन कम का मतलब ठंडी हवा क्या होती है, हल्की होती है, वजन कम होगा, वजन कम होगा। या इसी को कहते हैं हल्की हवा, हल्की होगी, हल्की होगी। और ये क्या होगी, भारी होगी। इसको ऐसा ही करके लिख लीजिए। सारा चीज़ आपको जितना सारा बताए हैं ना, वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टार दे करके नीचे लिखेगा, जो लाइन लिखवाई NCERT का उसके नीचे लिख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ों का स्टार देकर लिखिएगा। गर्म हवा ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, वजन कम होगा, हल्की होगी। ठंडी हवा कम ऊंचाई तक जाएगा, वजन ज़्यादा होगा, भारी होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अभी बढ़ते जा रहे हैं NCERT के डाटा भी बढ़ते जाएगा भैया, और आगे भी बहुत सारा भी है। अभी तो शुरू हुआ, आज हम बताएं ना आपको, आज NCERT बहुत सारा लैंग्वेज आएगा। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए नीचे लिखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल। वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल मतलब उदाहरण लिखिएगा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, कौमा, तारों का टिमटिमाना, कौमा, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। ये दोनों घटना प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन की है। अब सुनिएगा, ये जो अभी हम 2 मिनट पहले बोले हैं, 2 मिनट बाद बोले हैं, ये चीज़ें बाद में भी आएगी आपको, वहाँ पर हम आपको लिखवा देंगे कि जो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय है, इसमें कितने मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। ये चीज़ भी पूछा है, तो यहाँ पर ना लिख करके आगे भी लिखवा देंगे उस चीज़ों को, तो ये चीज़ें हम आगे भी लिखवाएंगे। अब आइए, जो हम आपको प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन लिखवाएंगे, यहाँ पर भी आपको NCERT के डाटा है, बहुत लंबा है। जो लंबा उसमें लिखा हुआ था, इसी को हम छोटा किए हैं और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किए, लेकिन NCERT के जो डाटा है पूरा उसमें रहेगा, लेकिन उसको समझने के तरीका हम अलग किए हैं। तो यहाँ पर समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, ज़रा सुनिएगा। जैसे अगर हम बताएं कि कभी कभी जब आप देखे होंगे तारों जो टिमटिमाते हैं, और ये सवाल आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा है कि तारों जो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपनी स्थिति से थोड़ा अलग दिखाई देता है, टिमटिमाते हुए अपनी स्थिति से अलग दिखाई, क्यों, ऐसा कारण क्या है? आपको ऑप्शन में 4 को देगा। जैसे तारे टिमटिमाते नज़र आएगा तो अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, वो टिमटिमा रहा लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये घटना किसका, वायुमंडलीय अपवर्तन, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा, तो वो आपको ऑप्शन में 4 को देगा
कि तारे का स्वयं प्रकाश नहीं होता है। नहीं, तारे का स्वयं प्रकाश होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं उसका। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इस तरह से आपसे पूछेगा कि तारे को जो टिमटिमाते हैं, थोड़ा सा टिमटिमाते अपनी स्थिति से अलग दिखाई देता है, इस तरह से करके। तो इसका जो कारण, मेन कारण है वो घनत्व का कारण है, क्योंकि वायुमंडलीय का परत है, क्षोभ मंडल, इस तरह से करके जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, वायुमंडल, इस तरह से करके, तो सबका अलग अलग घनत्व है। तो ये वायुमंडलीय घनत्व के कारण दिखाई देता हो। वायुमंडलीय घनत्व के कारण ऐसा होता है कि जो तारे टिमटिमाती है वो क्या होती है, अपनी स्थिति से थोड़ी सी हट के, मतलब या स्थिति बदलती रहती है। सीधा कह सकते हैं कि कभी तारा यहाँ तो कभी वहाँ दिखाई देगा, कभी वो चीज़ें वहाँ दिखाई देगी। तो ये जो स्थिति का बदलना है, तारे का जो टिमटिमाने का स्थिति का जो बदलना है, ये वायुमंडलीय की घनत्व के कारण है, क्योंकि वायुमंडलीय की अलग अलग घनत्व है, अलग अलग परतें हैं उसकी, तो सबका अलग अलग घनत्व है। तो ये कारण इसका, और ये चीज़ें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा। अब यहाँ पर जो हम आपको लिखवा रहे हैं, ये चीज़ें को आपको एनसीईआरटी देख करके यहाँ लिखना है, काफ़ी लंबा जाएगा, उस चीज़ों को समझना है। जो चीज़ें हम बोले हैं वो चीज़ें इसमें आएगा और एनसीईआरटी का डाटा आएगा, लिखिएगा। अब यहाँ पर लिखना है, लगातार से लिखिए। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सारी चीज़ देखिएगा, लिखते जाइएगा और उसके बाद में समझिएगा भी कि हम क्या लिखवा रहे हैं, क्या गलत है, सही है, इस तरह से, क्योंकि हम जो चीज़ें समझा दिए वही चीज़ें लिखवा रहे हैं। प्रकाश के वायुमंडलीय, अब लिखिएगा, एनसीईआरटी दे करके यहाँ पर लिखिएगा, डैश दे करके। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये तो कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो हम बोलते ही आ रहे हैं, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसे लिखता है। आकाश में तारे अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, आकाश में तारे अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, इसी में लिखते चलिएगा जो हम अभी लिखवा रहे हैं। आकाश में तारे अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, आकाश में तारे अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। इसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है वायुमंडल के विभिन्न परतों का, वायुमंडल के विभिन्न परतों का, वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, घनत्व अलग अलग होता है, घनत्व अलग अलग होता है। या पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं, या पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। ये आपसे पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थाई है या अस्थाई है। तो अस्थाई नहीं है मतलब अस्थाई है, अस्थाई नहीं है मतलब अस्थाई है। तो ये चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थाई नहीं है, और आकाश से पृथ्वी की ओर आने पर, आकाश से पृथ्वी की ओर आने पर अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। आकाश से पृथ्वी की ओर आने पर, आकाश से पृथ्वी की ओर आने पर अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को, जिसके कारण वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अभिलंब की ओर झुका देता है, अभिलंब की ओर झुका देता है, अभिलंब की ओर झुका देता है। अभी जरा सोचिए, पीछे पढ़े हैं कि अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा, ज़्यादा है, तो इसका मतलब सघन है, और सघन में का मतलब है कि वो चीज़ें विरल से सघन में आ रही है। अरे भाई क्या चीज़ें ही बोला, जरा ये चीज़ों को गौर से सुनिए, क्या चीज़ें लिखा है। चीज़ें हम पहले भी बोले हैं कि मान लेते कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर आकाश है। अभी बताइए कि जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे आइएगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, यही ना बोला। क्या होगा? अपवर्तनांक बढ़ेगा। तो अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब है कि इस क्या है, सघन होते जा रहा है। और ये क्या था, विरल है ऊपर में, अपवर्तनांक ऊपर में कम है, विरल है। तो जैसे जैसे आकाश से पृथ्वी पर आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, मतलब सघन हो रहा। और हम आपको बताए हैं कि जब सघन होता है तो बताइए कोई चीज़ें विरल से अगर
सघन में आती है, विरल से सघन में आती है, प्रकाश की किरणें आएगी तो बताइए अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब से क्या होती है? तो अभिलंब के कहीं का जाना चाहिए ऐसे, तो अभिलंब की ओर हो जाएगी, ऐसे होगी। तो यही है कि अभिलंब की ओर हो जाती है, अभिलंब की ओर झुका देता है, यही ना लिखवाए हैं। तो ये चीज़ें पीछे से देखिएगा रिलेट हो रहा है कि नहीं वहाँ पर, ये चीज़ों को अब समझना है, रटना नहीं है। बाबू आकाश से पृथ्वी पर जो चीज़ें आ रही है तो वो चीज़ें पहले विरल था, आने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है, मतलब सघन हो रहा। तो सघन हो रहा तो इसका मतलब ऊपर में विरल नीचे में सघन है। तो ये हम बताए हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, प्रकाश की किरणें पहले पढ़े हैं, तो वही चीज़ तो यहाँ है कि अभिलंब की ओर झुका देती है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताए थे कि अपवर्तनांक बढ़ेगा सघन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो सघन होती है। ये मतलब कौन सा हवा है? तो ये कहिएगा ठंडी हवा है कि नहीं, अभी हम आपको बताएं। और ऊपर में कौन सा हवा होगा? गर्म हवा होगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं अब यहाँ से कि जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे तो जो हवा होती है वो क्या होगी? गर्म होती मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा गर्म होते जाएगी, और जैसे जैसे पृथ्वी पर आएंगे हवा क्या होगी? ठंडी होते जाएगी। तो ये चीज़ों आप यहाँ से भी माइंड लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से में देखिएगा विरल से सघन में आए हैं, तो सघन में आए अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ये ठंडी हवा नीचे है और ऊपर में गर्म हवा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो हवा गर्म होते जाएगी कि ठंडी? तो गर्म होते जाएगी। और जब हम आकाश से पृथ्वी पर आएंगे तो हवा ठंडी होते जाएगी कि गर्म? तो कहिएगा ठंडी होती जाएगी। तो अब यहाँ से चीज़ों को भी समझ सकते हैं, जो चीज़ें हम लिखवाएं अब यहाँ से सारी चीज़ों को रिलेट करिए। समझना है, यहाँ चीज़ों को पढ़ना है कि हम लिखे क्या है, समझे क्या है, रटने से नहीं है। वही चीज़ें तो हम आपको लिखवा रहे हैं। ये चीज़ें हो गया क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एनसीईआरटी के डाटा यहाँ पर लिखना है। ये तो एनसीईआरटी के डाटा यहाँ तक लिखवाएं। अब आपको फिर यहाँ पर एनसीईआरटी के डाटा लिखना है। और अगर एनसीईआरटी के डाटा एक बार चीज़ें समझ में नहीं आती है तो फिर से उसको पढ़िए, समझिए कहना क्या चाह रहा है, क्या हम उस चीज़ें से रिलेटेड पीछे पढ़े कि नहीं पढ़े, ये माइंड लगाइए। अब यहाँ पर फिर एनसीईआरटी का डाटा नीचे लिखेगा, इसी के जस्ट नीचे लिखेगा। अब लिखेगा तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें, तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें, तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पथ, पथ का मतलब रास्ता, किरणें का पथ, तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहती है, का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहती है, का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होती रहती है। अतः तारे की आभासी स्थिति, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होते रहती है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होते रहती है, मतलब कि बदलते रहती है, बदलते रहती है। किसके कारण? तो कहिएगा वायुमंडल में जो परत है उसके घनत्व के अलग अलग होते हैं, उसके कारण विचलित होते रहती है। तथा आँखों में प्रवेश करने वाली तारे, अब आगे करिएगा कंटिन्यूस में, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश, तथा आँखों में प्रवेश करने वाली तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला दिखाई देता है, इस लाइन को मिलाइएगा फिर से जो हम आपको बोले हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहती है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाली तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाते रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला। अब आइएगा जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, आप सुनिएगा। एक ही देखिएगा शिफ्ट में आपको दो प्रश्न आपको दिखाई देगा, एक ही शिफ्ट में आपको सामने दो प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अब इस दोनों प्रश्न को आप पढ़िए कि कहना क्या चाह रहा है, तो आप अब दोनों प्रश्न को आप बना सकते हैं। और एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, जिस शिफ्ट में बच्चा एग्जाम दे रहा होगा एक ही शिफ्ट का है, नंबरिंग भी आप देख सकते हैं, लगातार है, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं।
तो इसमें देखिए जितना चीज़ आप पढ़े हैं कि इसी में से 2 सवाल आपको लैंग्वेज के टाइप पर पूछा गया है। एक तो आपको है कि किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि मतलब कभी तारा यहाँ दिखाई कभी वहाँ, ऐसा कारण क्या है? तभी हम बताएं वायुमंडलीय की घनत्व के कारण होगा। और ऑप्शन में है कि तारे अपनी प्रकाश नहीं होती, ये भी है ऑप्शन में। अब आप जज करिए कि जो चीज़ें हम लिखवाए हैं वो चीज़ें आपको इस चीज़ें से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आप जज करिए, अब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हाँ सर अब चीज़ें समझ में आ रही है जो चीज़ें अभी आप बताए हैं। आगे बढ़ें। इस लेख को आप पढ़ने के बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रश्न को ले लीजिएगा, अच्छे से रखिएगा, उसको समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। आगे बढ़ें हम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अभी है अभी बहुत सारा है, अभी तो कम से कम 2 पेज हो गए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो अब आपसे बन जाएंगे ना, नहीं तो कितना मारते कि तारे जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, उसमें भी ये भी सब ऑप्शन है, तारे का प्रकाश अपना होता है। अब यहाँ पर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, अब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह जो होते हैं क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे टिमटिमाते लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिएगा, अगर हम ग्रह की बात करें तो देखिएगा ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के बहुत पास है। ये जो ग्रह है पृथ्वी के बहुत पास है, नज़दीक है। एक तो कारण है इसका कि ग्रह जो है वो पृथ्वी के बहुत पास है, नज़दीक है। और उसके बारे हमारे नेत्रों से आने वाली जो प्रकाश की मात्रा है, हमारी नेत्रों में आने वाली जो प्रकाश की मात्रा का कुल जो औसत मान है उसका शून्य होता है। उसका औसत मान क्या होता है? शून्य होता। इसलिए जो है ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की मात्रा पूछेगा, अधिक होता है, शून्य होता है, कम होता है। तो आने वाली जो प्रकाश की मात्रा जो हमारी आँख तक है उसकी माध्य क्या होती है? औसत शून्य होती है। ये लाइन को ध्यान में रखना। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सबसे पहले तो एक लाइन में याद रखना कि पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसकी प्रकाश की मात्रा का औसत मान शून्य होती है। अब यहाँ पर आपको डाइस दे करके लिखिएगा ग्रह तारों की अपेक्षा, ग्रह यहाँ पर लिखेगा इस तरह से दे करके और नीचे ऐसे करके लिखिएगा, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास या नज़दीक है। पृथ्वी के बहुत पास या नज़दीक है। हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान, हमारी प्रवेश करने वाली प्रकाश लिखेगा, प्रवेश करने वाली प्रकाश, वहाँ के बाद लिखेगा प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। अब ऑप्शन में देगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते होते हैं, पृथ्वी के काफ़ी दूर है, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। ऑप्शन में घुसा देगा और कि इसका परिवर्तन जो होता है हमारी आँख तक प्रकाश का जो आते हैं उसका औसत मान अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, कुछ भी ऑप्शन में घुसा देगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना। तो इसका औसत मान क्या होगा? शून्य होता। क्या होता है? शून्य होता। तो कहिएगा यस सर अभी यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रह से इतना ही सारा, बाकी ग्रह का आपको याद रखना कि कौन सा ग्रह जो लाल है, अति गर्म है, ठंडी है, दूर है, कितने हैं, ये सब सारी चीज़ आपको याद रखना है ग्रह के बारे में। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, अब लिखेंगे अग्रिम सूर्योदय, जो आपको लिखवाए हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय और इसके देख करके ऐसे करके अब लिखेंगे। अग्रिम के मतलब पहले, विलंबित के मतलब लेट से। अग्रिम के मतलब पहले और विलंबित के मतलब लेट से। जैसे अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है, सूर्य उगा ही नहीं है पूरब में और 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देगा। सूर्य डूब चुका है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। उगने से 2 मिनट पहले और डूबने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा।
ये कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन की कारण है। लेकिन अगर लाल की बात कह देगा कि सूर्योदय उगते समय लाल और डूबते समय लाल, तो ये प्रकीर्णन के कारण है। ये दोनों में काफ़ी क्लियर कट ध्यान में रखना। और कहेगा कि सूर्योदय उगता है 2 मिनट पहले और डूबता है 2 मिनट बाद तक दिखाई देता, तो ये दोनों में अंतर कितने मिनट का? तो 4 मिनट मत मार दीजिएगा, 2 मिनट का अंतर। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो लिखेगा, अब यहाँ से डैश देकर लिखेगा सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात या बाद तक दिखाई देते रहता है। 2 मिनट पश्चात या बाद तक दिखाई देते रहता है। और उसी में लिखेगा वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। और वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। काफ़ी सवाल पूछा गया कि अंतर कितने मिनट का है? लगभग 2 मिनट का है। 2 मिनट का है। कितने मिनट का? 2 मिनट का। अब नीचे भी स्टार दे करके लिखिएगा, जो लिखवाएं उसके नीचे लिख लीजिएगा। सबसे पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्योंकि सबसे पूरब में वही है ना, अरुणाचल प्रदेश है इंडिया के। अब आइए आगे जो है, अभी एनसीईआरटी के डाटा बहुत है, अभी एक पेज और है। अब आते हैं जो आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिएगा, सुनिएगा, प्रकाश की जो प्रकीर्णन की घटना है, इसमें सुनिएगा। जब मान लेते हैं कि प्रकाश की जो प्रकीर्णन है, मान लेते हैं सूक्ष्म कण है। देखिएगा, इस छोटा कण है, ये छोटा बहुत सारे कण दिखाई दे रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो एक क्या होती है कि बिखर जाती है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो ये क्या होगी? बिखर जाएगी। जब छोटी छोटी बूंदे पर या छोटे छोटे कणों पर प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, तो ये आपस में बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। तो ये जो किरण है प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। किसका? प्रकाश के प्रकीर्णन की किरण है। जब मान लेते हैं कि छोटी छोटी सूक्ष्म कणों पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपस में बिखर जाती है, तो वही प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या है? कारण है। तो सबसे पहले तो लिखिएगा कि ये जो चीज़ें हम लिखवाए हैं, इसके नीचे ये फिगर भी रहने दीजिएगा, और उसके बाद में नीचे लिखिएगा, ये रहने दीजिएगा ये फिगर, और नीचे लिखिएगा, या यहाँ पर पहले डैश दे के यहाँ पर लिख लीजिएगा और नीचे फिगर बनाइएगा। कहीं भी करिए, ऐसा ही लिख लीजिए। इसको घेरने के बाद में ऐसे यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद में फिगर बनाइएगा। लिखिएगा सूक्ष्म कणों मतलब छोटे सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ती है तो भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है।
यही घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। अब नीचे एक फिगर बनाइएगा, इस तरह से करके छोटी छोटी बूंद सूक्ष्म कण दे दीजिएगा और प्रकाश को बिखेर दीजिएगा। तो यही है प्रकाश के क्या है, प्रकीर्णन की घटना है। अब सुनिएगा जरा, देखिएगा, यानी प्रकाश के जो प्रकीर्णन होती है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये किस पर निर्भर करती है, तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तरंगदैर्घ्य पर ये निर्भर करती है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो फिगर बनाने के बाद में इस चीज़ों को, लाइन को लिख लीजिएगा कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो किस पर निर्भर करती है, तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। और जो ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्ब्डा के पावर 4 को। और लैम्ब्डा क्या है, तो ये तरंगदैर्घ्य है। लैम्ब्डा क्या है, एक तरंगदैर्घ्य है, यह पढ़ चुके हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश की जो प्रकीर्णन की मात्रा है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर तो करती है, लेकिन ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है और 1 बटा लैम्ब्डा के पावर 4, 1 बटा लैम्ब्डा के पावर क्या है, 4 है। यानी उल्टा रिलेशन होता है प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा का और तरंगदैर्घ्य का, क्या उल्टा रिलेशन है। तो ये दोनों लाइन को आपको क्या करना, ध्यान रखना। पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तो कहिएगा हाँ। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तरंगदैर्घ्य पर। कैसा? उल्टा रिलेशन है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा? व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। और कितना है, तो 1 बटा लैम्ब्डा के पावर 4, 1 बटा लैम्ब्डा के पावर 4, 1 बटा लैम्ब्डा के पावर 4। अब सुनिएगा, ये लिखिए। अब सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश बिखरेगा कौन, या इसके नीचे लिखेगा, हम ऊपर में यहाँ पर लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देगा, नीचे लिखेंगे। तो प्रकाश का बिखराव किसके कारण होता है? प्रकाश का बिखराव, बिखराव के मतलब फैलाव जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रकाश का बिखराव, या कह सकते हैं टकराव भी कह सकते हैं, टकराव भी, ये जो होता है सीधा समानुपाती है। सीधा किसका? प्रकीर्णन का। किसका? प्रकीर्णन का। सीधा समानुपाती होता है किसका? प्रकीर्णन का। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रकीर्णन का। मतलब जितना प्रकीर्णन होगा प्रकाश का उतना ज़्यादा बिखराव और उतना ज़्यादा प्रकाश का टकराव होगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लेकिन प्रकीर्णन कम होता है, तो लाल रंग का टकराव कम होगा। अब जरा यहाँ पर सुनिएगा, ये काफ़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सब जो लिख रहा है ना बाबू, कोई नहीं बताएगा इतना। ये सब जो लिख रहे हैं ना, इतना कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ये जो हम लिखे हैं, प्रकाश का जो बिखराव है, टकराव है, ये दो कह सकते हैं, ये प्रकीर्णन के सीधा समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि आप जरा सोचिए, गौर से सुनिएगा, खतरे का संकेत लाल होता है। खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है। तो कहिएगा यस सर, खतरे का संकेत तो लाल होता है। इसका कारण क्या है? जरा सोच के देखे हैं, कभी ट्रेन वगैरह में आप जाएं, सफ़र किए होंगे, तो कारण एक ही है कि लाल का जो संकेत है का बिखराव कम होता है, इसीलिए ज़्यादा दूरी तक तय करती है। लाल रंग जो होते हैं न ज़्यादा बिखरता है न ज़्यादा फैलता है, वो सीधे जाती है लाल रंग और ज़्यादा दूरी तक जाती है, तो उसका लाल रंग ज़्यादा दूरी तक जाएगी। बिखराव कम होगा, टकराव कम होगा, तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। अब ज़रा दिमाग लगाइए, आप पढ़े हैं पीछे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है और प्रकीर्णन कम है। तो बताओ, अगर पूछेगा बिखराव कम है, टकराव कम है लाल रंग का, तो किसके कारण? उसका प्रकीर्णन कम है। लेकिन अगर कहेगा ज़्यादा दूरी तक तय करता, तो उसके तरंगदैर्घ्य क्या है? ज़्यादा है लाल रंग का। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है? इसीलिए खतरे का संकेत लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम। कहेगा क्यों? तो कहिएगा कि लाल रंग का जो बिखराव है, टकराव है, कम है, लेकिन दूरी जो है ज़्यादा दूरी तक जाती है। बातें समझ में आई? अब लिखिएगा, फिगर बना ली होंगी, इस चीज़ों को लिख ली होंगी, इस चीज़ों को भी लिखिए। प्रकाश का बिखराव, टकराव समानुपाती सीधा दे करके और प्रकीर्णन लिख दीजिएगा। अब आइए इसके नीचे लिखिएगा, जो हम आपको लिखवा रहे हैं, लिखिएगा। अब एनसीईआरटी का डाटा लिखिएगा, एनसीईआरटी दे करके नीचे
इसके लिखने के बाद में एनसीईआरटी नीचे देखिएगा और लिखिएगा, लाल रंग का तिरंगध्वज सबसे अधिक लाल रंग का तिरंगध्वज सबसे अधिक, लेकिन प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल रंग का बिखराव कम होता है, जिससे प्रकाश ज़्यादा दूरी तक गमन करती है, जिससे प्रकाश ज़्यादा दूरी तक गमन करती है। इसलिए खतरे का सिग्नल या खतरे का संकेत लाल होता है। अब क्यों है आप समझ रहे होंगे, अब क्यों ऐसा है आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर हम आपको पूछ दें कि ये वायुमंडलीय, मान लेते कि पृथ्वी पर है, छोटा छोटा कण है वगैरह है, इस तरह से करके जो भी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दो रंग हम गुजार रहे हैं, एक लाल रंग, देखिएगा एक लाल रंग, ये है कौन सा, ये लाल रंग है, ये कौन सा लाल रंग है, यहाँ से गुजार रहे हैं, ठीक है, ये लाल रंग है। और एक हम जो आपको है बैगनी गुजार रहे हैं, कौन सा, बैगनी रंग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस फिगर से देख रहे होंगे बैगनी रंग, कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब लाल रंग निकलती है बैगनी रंग को भेजा जाता है, तो ये माध्यम में गुजरने के बाद में क्या है कि लाल रंग का टकराव जो है वो कम है, टकराव क्या है इसका कम है, इसीलिए ज़्यादा दूरी तक जाती है। और इसका टकराव क्या है, ज़्यादा है, टकराव क्या है, इसका टकराव ज़्यादा, देखिए ना टकराव तुरंत है, ऐसे करके टकराव ज़्यादा है, तो एक कम दूरी तक जाता है, कम दूरी तक। तो बताइए खतरे का संकेत किसका होगा, लाल होगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, चाहे किसी भी तरह से ध्यान में रखें, लेकिन आपको रखना। अब आइए इसको लिखने के बाद में यहाँ पर नीचे लिखेगा, यहाँ से बाद में नीचे लिखेगा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है। प्रकाश की प्रकीर्णन का जो उदाहरण यानी एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा इस तरह से करके लिखते जाइएगा। अब नीचे तो वीडियो को अगर कुछ लिखना है तो रोक करके लिखिएगा, हम आपको लिखवा रहे हैं, यहाँ से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण से लिखिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, पहला में आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, तो किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। दूसरा में लिखिएगा गहरे समुद्र का जल का रंग लाल होना, गहरे समुद्र का जल का रंग लाल नहीं, गहरे समुद्र का जल का रंग नीला होना, या जो भी लिखे, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला। फिर नीचे तीसरा में लिखेगा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देना। रक्ताभ का मतलब होता है लाल। अब देखिएगा सूर्य जब उगेगा और सूर्य जब डूबेगा तो लाल दिखाई देगा, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अगर पूछेगा सूर्य 2 मिनट पहले और सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन, ही दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देना। फिर लिखेगा चौथा नंबर में लिखेगा कोलाइडी कणों द्वारा, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की ही घटना है, जो कोलाइडी कण लिखवा रहे हैं, इसके हम अब आगे जो पढ़ेंगे कोलाइडी से ही है। लिखेगा कोलाइडी कणों द्वारा, कण का मतलब छोटा छोटा जो होता है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन
प्रकाश प्रकीर्णन जब वास्तविक विचलन से गुजरने वाले प्रकाश के किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। फिर से सुनिएगा जो लिखवा रहे इसमें चौथा नंबर में कोलाइडी वाला में सुनिएगा फिर से शुरू से। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जब वास्तविक विचलन से गुजरने वाले प्रकाश की किरण का पुंज मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है, तथापि किसी कोलाइडी बिलियन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। यह मार्ग दृश्य होता है। सुनिएगा यहाँ पर कोलाइडी का जो साइज है, कोलाइडी का जो साइज वगैरह की जो बात अभी आया है, इसमें दो चीज़ आया है। ज़रा एक चीज़ बात करिएगा, यहाँ पर हम देखिएगा, इसको मिटाते हैं, देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ ज़रा सुनिएगा। कोलाइडी बिलियन समझ रहे हैं ना कि कोलाइडी बिलियन कौन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोलाइडी बिलियन जानते हैं कि नहीं? कोलाइडी बिलियन का मतलब जैसे दूध और पानी का बिलियन है, कोलाइडी बिलियन है, नमक और पानी का बिलियन है, कोलाइडी बिलियन है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कॉपर सल्फेट का बिलियन क्या टिंडल प्रभाव जिसे आएगा तो उसका कोलाइडी बिलियन से रिलेशन है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का बिलियन जो होगा कोलाइडी बिलियन नहीं, टिंडल प्रभाव पर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे नमक है, दूध है, ये सब कोलाइडी बिलियन है। यहाँ पर देखिएगा, ज़रा सुनिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक मिनट गौर करिएगा, यहाँ पर सुनिएगा। एक हम लिखा है कोलाइडी, लिखवाएं कोलाइडी, एक कोलाइडी का कण है, कोलाइडी का कण, ये दोनों काफ़ी अंतर है। अगर कण कहेगा तो ये छोटा होता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कोलाइडी, तो कोलाइडी जो होते हैं, मान लेते हैं कि ये खिड़की है, तो आप ये चीज़ें देखे होंगे, जो टिंडल प्रभाव आगे हम पढ़वाएंगे, लेकिन यहाँ समझिएगा, यहाँ पर जैसी प्रकाश आएगा खिड़की के सामने तो देखिएगा इस तरह से निकलेगा, ऐसे करके मोटा निकलेगा, ऐसे करके। तो और यहाँ पर छोटा छोटा आपको कण दिखाई देगा, छोटा जो टिंडल प्रभाव में पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कोलाइडी और कोलाइडी बिलियन आया, कोलाइडी कण आया, तो ये कोलाइडी बिलियन की बात कहेगा या कोलाइडी की बात कहेगा, सिर्फ कोलाइडी की। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, इसकी साइज बड़ा होगा, इसकी साइज बड़ा है, इसकी साइज क्या छोटा, कण का छोटा होगा, लेकिन कोलाइडी सिर्फ कहेगा तो साइज बड़ा होगा। क्योंकि ये जो प्रकाश ये फैला है ना, ये कण का बात नहीं कर रहा, कोलाइडी बिलियन की बात ये वाला है। तो ये चीज़ें बड़ा, लेकिन इसके अंदर जो कण है कोलाइडी कण वो छोटा। ये दोनों में काफ़ी अंतर है। इस चीज़ों को ज़रा ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा भी। आप यहाँ पर लिखिए, चीज़ें आगे भी आएगा, इसको लिख कर कैसे और इसको लिख करके, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। तो ये जो प्रकाश फैला है, जो मार्ग दिखाई देगा खिड़की वगैरह में दिखाई देता, लंबा जैसा दिखाई देता, तो कोलाइडी है। लेकिन अगर कोलाइडी अंदर का जो कण है वो छोटा है, लेकिन ये क्या है, साइज बड़ा है। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें देखिए पूछा भी, हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। ये आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को पहले पढ़िएगा अच्छे ढंग से। थोड़ा का अंतर है जो आपके सामने हम दिखाई दे रहे हैं, नहीं प्रश्न, इस प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि क्या लिखा हुआ, इसी में आपको ये चीज़ें लाइन दिख जाएगा। क्योंकि थोड़ा का अंतर है कोलाइडी कण और कोलाइडी का, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस तरह से आपसे पूछा तो इसको आपको जवाब देना है कि क्या कहना चाह रहा प्रश्न। जितना हम पढ़े उसमें ये चीज़ें है या नहीं है, देखिएगा, इसको रोक करके वीडियो को देखिएगा। अब आइए हम जो आपको आगे लिखवा रहे हैं, तो ये दोनों में काफ़ी क्लियर, कोलाइडी कण छोटा और इसका कोलाइडी बिलियन का साइज बड़ा होता है, कोलाइडी का साइज बड़ा होता है। अब इसके लिखने के बाद में और प्रश्न को आप भी लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न हम लिखवाएं तो यहाँ पर क्वेश्चन देख करके लिख लीजिएगा, इस चीज़ों को देख करके। उसके बाद में नीचे अब लिखिएगा, नीचे लिखिएगा
अदर फैक्ट्स, नीचे लिखिएगा अदर फैक्ट्स। अदर फैक्ट्स मतलब कुछ अलग चीज़ें हैं उसको लिखिएगा यहाँ पर नीचे अदर फैक्ट्स में लिखिएगा। अगर हवा नहीं रहे, अगर हवा नहीं रहे, अदर फैक्ट्स में या स्टार दे करके लिखिए। अगर हवा नहीं रहे या पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आसमान काला दिखाई देगा। तो आसमान पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आसमान काला दिखाई देगा। तो पृथ्वी से आसमान काला दिखाई देगा। फिर से मिला लीजिएगा इसको। हवा ना रहे या पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा। और ये भी देखिए सवाल आपसे पूछा गया जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये भी सवाल पूछा। उसके बाद में नीचे फिर स्टार दे के लिखेगा दूसरा स्टार। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर, अंतरिक्ष से कहाँ देख रहे हैं? पृथ्वी पर। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। और कभी कभी देखिएगा अगर ऑप्शन में नीला है तो ठीक है, नहीं तो नीला हरा भी दिखाई देगा। इस तरह से करके रहेगा। तो उस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नीला हरा भी दिखाई देगा, नीला हरा भी दिखाई देगा। अब यानी ये कहाँ से हुआ? जब हम पृथ्वी से देख रहे हैं और वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है पृथ्वी पर, तो आकाश देखेंगे तो काला। अंतरिक्ष से देख रहे हैं पृथ्वी पर तो नीला या हरा दिखाई देगा। अब नीचे लिखेगा एक चीज़ और, अंतरिक्ष से आकाश को देखे तो काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से आकाश यानी आसमान को काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से आकाश को यानी आसमान को तो काला दिखाई देगा। अब तीन चीज़ हम बोले हैं, सुनिएगा। पहली तो बात है कि अगर हम अंतरिक्ष से देख रहे हैं ऊपर में आकाश में तो काला, और अगर अंतरिक्ष से नीचे देख रहे हैं तो नीला या हरा। लेकिन अगर पूछेगा हम पृथ्वी से देख रहे हैं और वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, पृथ्वी पर हवा ही नहीं है और आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा। ये तीनों में और एक चीज़ आपको पूछा हुआ। अब आइए आगे जो है हम आपको टिंडल प्रभाव पढ़ाएंगे। टिंडल का प्रभाव है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ से भी है। टिंडल के प्रभाव से भी आपको पूछे जाते हैं, कहाँ पर टिंडल प्रभाव है, कहाँ पर टिंडल प्रभाव नहीं है। जो हम आपको जैसे बोले हैं कि दूध का मिश्रण, पानी का मिश्रण, नमक का मिश्रण कोलाइडी कण है, तो टिंडल प्रभाव है, क्योंकि टिंडल प्रभाव का रिलेशन किससे? कोलाइडी से है। और अगर पूछेगा किस में नहीं है तो कॉपर सल्फेट का विलयन दे देगा, तो वो कोलाइडी विलयन भी नहीं है और ना वो टिंडल प्रभाव पर उसका प्रयोग होता है। तो आपसे पूछता कि कौन टिंडल प्रभाव है, तो ऑपरेशन में कॉपर सल्फेट रहता है ना, तो वो नहीं होता, टिंडल प्रभाव का फॉलो नहीं करता वो। ये चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक रह देते हैं। कुछ एनसीईआरटी का डाटा भी लगभग 1.5 से 2 पेज में और है जो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। और उसके बाद में अगले वीडियो में बताने के बाद में फिर प्रकाश के रंगों के और संबंध चलेंगे कि जब हरा नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सफ़ेद कैसे बनेगा, प्राथमिक रंग कौन कौन है, इस तरह से हम आपको द्वितीयक रंग कौन कौन है, ये भी चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें हम आपको कल हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज हम आपको यहीं तक रहते हैं। वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा। अभी आपको टिंडल प्रभाव बताना, उसमें काफ़ी समय लगेंगे, समझाना है। फिर आज सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद में अभी और चीज़ें लिखवाना है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत क्यों प्रतीत होता है ये भी लिखवाना है। सब एनसीईआरटी का डाटा है। तो ये चीज़ें हम आपको अब अगली वीडियो में लिखाएंगे। अच्छा लगता होगा यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।